Bismillahirrahmanirrahim. It's me Atiqur Rahman, lecturer in chemistry at GPGC मानसेरा। आज का हमारा लाइन बाय लाइन सेशन है मोल फ्रैक्शन के हवाले से। इससे पहले हमने कंसंट्रेशन के यूनिट्स, मोलैरिटी, मोलैलिटी और परसेंट कंपोजिशन हमने डिस्कस कर लिए थे लाइन बाय लाइन। आज बात कर रहे हैं हम मोल फ्रैक्शन के हवाले से। तो चलिए देखते हैं कि आपकी बुक में मोल फ्रैक्शन को क्या लिखा हुआ है और कैसे लिखा हुआ है। देखिए, मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है एक्स से। किससे जी? एक्स से। इसको डिफाइन कैसे किया जाता है? देखें, मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन, कह रहा है कि सोल्यूशन के किसी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन को। अब सवाल ये है कि कितने कंपोनेंट होते हैं सोल्यूशन के। तो देखें, सोल्यूशन के दो मेन कंपोनेंट्स हैं ना, एक है सोल्यूशन सॉल्वेंट, एक है सॉल्वेंट और एक है सोल्यूट। एक आ गया सॉल्वेंट और दूसरा जो इसके अंदर हम डिज़ोल्व करते हैं वो क्या होता है? सोल्यूट होता है। ठीक है, तो ये दो मेन कंपोनेंट्स हो गए। अब आप सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन की बात करें या सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन की बात करें तो इससे मुराद क्या होगा? इससे मुराद ये होगा, देखें कहते हैं इसको डिफाइन ऐसे किया जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट पार्टिकुलर कंपोनेंट। जिस कंपोनेंट की आप बात कर रहे हैं ना, उसके मोल्स कितने हैं, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इन द सॉल्यूशन। आप किसी एक कंपोनेंट के मोल को डिवाइड कर दें सॉल्यूशन के सारे कंपोनेंट्स के नंबर ऑफ मोलों के सम के ऊपर। ठीक है, तो इसको क्या कहलाया जाएगा? मोल फ्रैक्शन कहा जाएगा। इसको क्या कहा जाएगा? मोल फ्रैक्शन। देखें, आप समझ जाएंगे बात को। मिसाल के तौर पर हमने एक सॉल्यूशन तैयार किया और उसके अंदर एक है सॉल्वेंट, ठीक है, और दूसरी चीज़ उसके अंदर है सोल्यूट। दूसरी चीज़ जो है वो इसके अंदर क्या है? सोल्यूट है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है? सोल्यूट। सोल्यूट का फॉर एग्जांपल जो मोल है उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ N2 से, और सॉल्वेंट के मोल को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ N1 से। ठीक है, सॉल्वेंट के कितने मोल हैं उसको मैंने रिप्रेजेंट किया N1 से, और सोल्यूट के कितने मोल हैं उसको मैंने रिप्रेजेंट किया N2 से। अब मोल फ्रैक्शन अगर मैं कहूँ सॉल्वेंट का तो मैं उसको कह दूंगा X1 कह दूंगा। X1 क्या हो जाएगा जी? ये सॉल्वेंट का मोल, तो सॉल्वेंट का मोल क्या है? N1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब टोटल कंपोनेंट्स कितने हैं? दो हैं, एक N1 और दूसरा N2। तो क्या हो जाएगा? N1 प्लस क्या हो जाएगा? N2। ठीक है, तो ये इसका क्या बन जाएगा? मोल फ्रैक्शन बन जाएगा। सिमिलरली देखें, अगर आप सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन फाइंड करना चाहते हैं, X2 फाइंड करना चाहते हैं, तो X2 किसके बराबर होगा? X2 आप कहेंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो टोटल नंबर ऑफ मोल वही है N1 प्लस N2। ठीक है, यही बात ये बुक वाला भी समझाने की कोशिश कर रहा है। इसको कहा जाता है मोल फ्रैक्शन। और याद रखें, आखिर में एक बात लिखी हुई है, और वो बात क्या है कि हमेशा किसी भी सोल्यूशन का जो X1 प्लस X2 यानी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन और दूसरे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन जो है ये हमेशा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 1 के। उसकी वजह क्या है? देखें, ओवरऑल देखें, सोल्यूशन है ना, सोल्यूशन। ठीक है, तो सोल्यूशन के दो कंपोनेंट्स हैं या तीन हैं, चार हो सकते हैं। ठीक है, जिसमें एक सॉल्वेंट होगा, बाकी सोल्यूट होंगे। अब जितने भी कंपोनेंट्स हैं ना, उनके कितने मोल्स हैं, उनके मोलों के कितने फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन टुकड़े को कहते हैं। तो ओवरऑल सोल्यूशन के सारे फ्रैक्शंस मिला के देखें, आपके पास जवाब लाजमी क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमिंड है, और ये आप कैलकुलेट करके देख भी सकते हैं कि जब आप X1 को और X2 को प्लस करेंगे, सम करेंगे, तो आपके पास जवाब क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखें ज़रा बुक को। कहता है कि फॉर एग्जांपल इफ़ N1 इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट एंड N2 इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। कहता है मिसाल के तौर पर अगर N1 क्या है?
सॉल्वेंट के मोल्स हैं और N2 क्या हैं, सल्यूट के मोल हैं। और X1 और X2 क्या हैं, मोल फ्रैक्शंस हैं किसके, सॉल्वेंट और सल्यूट के। फिर X1 और X2 का क्या मतलब होगा, यही जो मैंने बात समझाई। X1 देखें किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ वन फर्स्ट कंपोनेंट जो कि सॉल्वेंट है, डिवाइडेड बाय टोटल कंपोनेंट। तो टोटल कंपोनेंट दो ही हैं, N1 प्लस N2। सिमिलरली देखें X2 किसके बराबर होगा, N2 यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो दो ही कंपोनेंट हैं। और ये बात याद रखें कि X1 प्लस X2 मैंने जो कहा वो लाजमी किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर आता है। अब यहाँ पे X1 प्लस X2 इज इक्वल टू ये पूरा जो है ये क्या है, ये X1 है, ये क्या है, X1 है। ये देखें यहाँ से आपको नज़र आ रहा है, प्लस ये वाला आ गया और प्लस X2 पूरा का पूरा ये वाला है, देखें ये आपको नज़र आ रहा है। तो X1 प्लस X2 इज इक्वल टू N1 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 प्लस N2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 इज इक्वल टू 1। ये क्या आता है, 1 आता है। और यही बात इसने लिखी हुई है कि नोट दैट द सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1। जितने भी मोल फ्रैक्शंस हैं उनको अगर आप सम करेंगे तो जवाब 1 आएगा। ठीक है, द इम्पोर्टेंस ऑफ मोल फ्रैक्शन इज लाइक मोलैलिटी। कहता है कि मोल फ्रैक्शन की जो इंपॉर्टेंस है, अहमियत है, वो बिल्कुल किसकी तरह है, मोलैलिटी की तरह है। और व्हाट इज मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। कहते हैं दिस मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन इज आल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। इसके ऊपर भी टेम्परेचर को कोई क्या नहीं होता, इफेक्ट नहीं होता। मोर ओवर मज़ीद अज़ा, मोर ओवर का मतलब मज़ीद अज़ा, मज़ीद ये कि कंसनट्रेशंस ऑफ मोर देन वन सॉल्यूट्स कैन इजीली बी एक्सप्रेस्ड बाय दिस मेथड। इसमें अगर आप ऐसा सोल्यूशन लेते हैं जिसमें आपके पास एक सल्यूट नहीं है, दो सल्यूट्स हैं, तीन सल्यूट्स हैं या ज़्यादा कंपोनेंट्स हैं, तो हर एक का देखें अपना क्या होगा, मोल फ्रैक्शन होगा। और आप इजीली उसको क्या कर सकते हैं, इंडिपेंडेंटली आज़ादी के साथ क्या कर सकते हैं, उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, हर कंपोनेंट को सेपरेटली। ठीक है, अब आगे एक एग्जांपल दी हुई है इससे रिलेटेड, तो आप इसको देख के हल कर सकते हैं इसी फार्मूले से। कहते हैं एक सोल्यूशन है जिसके अंदर 2 मोल अल्कोहल है और 3 मोल वाटर है। तो आप बताएं कि मोल फ्रैक्शन अल्कोहल का कितना है और वाटर का कितना है। ठीक है, देखिए वाटर जो है वो कितने मोल है, 3 मोल है, इसको हमने N1 कह दिया। और अल्कोहल के कितने मोल हैं, 2 मोल हैं। फॉर एग्जांपल इसको आपने सॉल्वेंट कह दिया, इसको आपने सोल्यूट कह दिया, इसके 2 मोल्स हैं। अब फार्मूला पुट करें आप, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना होगा, N1 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। तो कितने मोल थे, 3 मोल थे, डिवाइडेड बाई N1 कितना 3 और N2 कितना था 2, तो 3 डिवाइडेड बाई 5 हो गया। इसी तरह मोल फ्रैक्शन अगर आप अल्कोहल का देखें तो वही सिंपल फार्मूले से N2 जो है वो 2 मोल है, डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा। तो ये जवाब आपके पास आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 5। मज़ीद आगे अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो ये आंसर क्या है, काफ़ी है। और याद रखें ये 3 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे आप, तो आपके पास जवाब क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं कि X1 प्लस X2 इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। ठीक है, चलें देख भी लेते हैं। देखें X1 प्लस X2 इज इक्वल टू, देखें X1 कितना आया, 3 डिवाइडेड बाई 5, 3 डिवाइडेड बाई 5 प्लस प्लस 2 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, अब आप देखें आपके पास एलसीएम कितना आता है, एलसीएम यहाँ से आपके पास आता है 5 एलसीएम आ जाएगा आपके पास, और ऊपर 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5। तो 5 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। क्या जवाब आएगा आपके पास, 1। ठीक है, तो ये ऐसे हमने इसको क्या भी कर दिया, प्रूफ भी कर दिया कि X1 जो है और प्लस X2 जो है इसका जवाब क्या ही आता है, 1 आता है। आप चेक कर सकते हैं अगर आपके पास 1 जवाब नहीं आ रहा है, इसका मतलब फिर क्या होगा कि आपने जो प्रॉब्लम है या एग्जाम्पल है वो आपने ठीक सॉल्व नहीं किया, आपके सोल्यूशन में क्या है, मसला है फिर। और अगर आपके पास दोनों का सम जो है X1 और X2 का सम वो 1 के बराबर आ रहा है, इट मीन्स दैट योर आंसर इज़ करेक्ट। ठीक है, तो ये आज की डिस्कशन थी। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम सेशन डिस्कस उसमें करेंगे पार्ट्स पर मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन के हवाले से, और इसके साथ कंसंट्रेशन के यूनिट्स ख़त्म हो जाएंगे। मज़ीद आगे फिर हम चैप्टर की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह।